हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम फाइनली एंटर कर रहे हैं फ्री इंडिया की तरफ। यानी कि 1946 की तो हमने पूरी स्टोरी देख ली थी कि क्या क्या चीज़ें हुई। आज हम बात करेंगे 1947 की। तो ये जो चैप्टर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ कॉमन चैप्टर बिटवीन हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री में भी आता है ये और पॉलिटी में भी आता है, तो हम इसको यहीं पर कवर अप कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए जी, अब जब इंडिपेंडेंस की शाम आती है तो इंडिया में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंस है, दूसरा कम्युनलिज्म ग्रो करे जा रहा है, क्योंकि अभी पार्टीशन तो हुआ नहीं ना। पार्टीशन, कम्युनलिज्म, रिलीजन के बेसिस पे एक और कंट्री बनने जा रही है। कौन सी है वो? पाकिस्तान है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, तो कम्युनलिज्म जहाँ पे ग्रो कर रहा है पार्टीशन होने वाला है। अब पार्टीशन हो जाएगा यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर गोइंग टू बी सेपरेट। कब होंगे? तो 14 अगस्त को हो जाएंगे। और उसके अलावा उसके बाद क्या क्या होने वाला है वो देखना है हमें। फिर होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, कैसे कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ और उसके क्या क्या फीचर्स आए। जैसे आज आप पढ़ते हो ना यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो। देन देयर कम्स फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब यहाँ पे आएंगे। और फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे इंडिया के। पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट थी, पर 1952 में जाके हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर। अब चल क्या रहा है, ब्रिटिशर्स ने तो बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस में वही अगेन तीन चीज़ें थी, कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस। ये जो तीन चीज़ें थी ये ब्रिटिशर्स के ही अंडर रहने वाली थी, पर हमने भी हार नहीं मानी। नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवाद को जो इंडियंस फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, उनका मानना था कि वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें पूरा का पूरा इंडिया चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसी वजह से जब हम देखते हैं कि क्लीमेंटे की सरकार आ जाती है ब्रिटेन के अंदर, तो काफ़ी लिबरल थे, काफ़ी फ्री थे, ओपन थे फॉर द आइडियाज़। तो उन्होंने बोला कि हम कैबिनेट मिशन बना के भेज रहे हैं। 1946 का जो आया था, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया के अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी किसको दी गई? इंडिया को दी गई कि आपकी कंट्री है, आप ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे। तो ये आ गया, देखो क्लीमेंट एटली की स्टेटमेंट आ जाती है 1947 से जो पहले आई थी, और 20 February 1947 को वो एग्जीक्यूट हो जाती है। आया कब तक? 1946 में आया था ना जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, एग्जीक्यूशन होती है उसकी 1947। बस उसमें जो मुस्लिम्स पहले उसके फेवर में थे, यानी कि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी दैट वाज इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन, पर एक ही प्रोविज़न ऐसा था जिसकी वजह से इंडियंस को प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम थी। वो कौन सा प्रोविज़न था? उसमें लिखा था अनडिवाइडेड इंडिया, कि देयर इज़ नो पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ब्रिटिशर तो चाहते थे कि डिवाइड हों, पर वहीं पे क्लीमेंटे की सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि लिबरल थी काफ़ी। तो ब्रिटेन में भी क्रांति आ रही है, इंडिया के अंदर भी क्रांति आ रही है, और बाल्कनाइजेशन हुई स्टेट्स की, जिसको हम डिकी बर्ड्स प्लान भी बोलते हैं। छोटे छोटे स्टेट्स का पार्टीशन इंडिया के ही अंदर। देखते हैं अभी बाल्कनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आता है माउंट बेटन प्लान। अभी इंडिपेंडेंस से पहले ही चल रहा है ये सब कुछ। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आता है। तो सबसे पहले तो हम क्लीमेंट एटली स्टेटमेंट को देखेंगे। 20 February 1947 की बात है। एटली ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली पावर को ट्रांसफ़र कर देगी ब्रिटेन से इंडिया की तरफ। और ये पूरा का पूरा डेट का सिनारियो क्या रखा था? 30 जून 1948। अभी पता नहीं चल रहा है ना, अभी तो कुछ चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड होती हैं। तो यहाँ पे बोला था कि जैसे ही इंडिया आज़ाद होने वाला है 1947 15 अगस्त को, उसके बाद ब्रिटेन पूरी की पूरी पावर्स किसको सौंपने वाला है? इंडियंस को। इनके हिसाब से अभी इंडियंस नए नए जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले हैं, नए नए एज अ मिनिस्टर की फॉर्म में आने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें इनको सीखनी पड़ेंगी। दैट्स वाई जो डेट थी वो अगले साल की चूज़ करी गई थी, 30 जून 1948। ब्रिटिश जब ट्रांसफ़र करेगा पावर तो 2 जगहों पे कर सकता है। जैसे आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राइट, जैसे दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी दिल्ली में बैठती है, पार्लियामेंट वगैरह सारा कहाँ पे है? दिल्ली में है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगी, या तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पे उनको सौंप देगी। तो हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलने वाली है सारी की सारी पावर फ्रॉम द ब्रिटेन साइड। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनने वाली है कि हाउ दे आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाकी के प्रोविंसेस हुआ करते थे। अब जो लॉर्ड माउंट बेटन है वो रिप्लेस कर देंगे वेवल को एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया।
वेवल यहाँ पे भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे फिर वाइसरॉय बनने वाले हैं। माउंटबेटन को ये रियलाइजेशन होती है कि रिवाइविंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग कैबिनेट मिशन वुड नॉट हेल्प एनी मोर, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अगेंस्ट कहीं ना कहीं ना तो इंडियन सहमत थे, ना ही मुस्लिम लीग वाले सहमत थे, पूरी तरह से नहीं थे, कुछ प्रोविजंस अच्छे भी थे, लिबरल भी थे, जैसे कि इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं रहेगा। तो माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इसको रिवाइव नहीं करेंगे, दोबारा से जो कैबिनेट मिशन है उसी में इम्प्रूवमेंट्स नहीं करेंगे, ना तो उसको हम रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं। देन माउंटबेटन एक नए प्लान के साथ आते हैं जिसको बोलते हैं 3 जून प्लान। 3 जून प्लान को क्या आता है, आपका माउंटबेटन प्लान ही आता है। तो 3 जून को क्या आ गया हमारे पास, माउंटबेटन प्लान, या जिसको 3 जून प्लान भी बोल देते हैं। अब माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून 1947 को क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। माउंटबेटन प्लान विच इज़ ऑल्सो नोन एज 3 जून प्लान, डेट की वजह से 3 जून प्लान इसको रख दिया। अब इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आ रखे थे, जो एक तो पार्टीशन से रिलेटेड है, ऑटोनॉमी से रिलेटेड है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम बना सकते हैं उससे रिलेटेड है, और हमारी चॉइस थी कि हमें पूरा इंडिपेंडेंट रहना है या ब्रिटिशर्स के साथ डोमिनियन स्टेटस अटेन करना है। अगेन जब भी डोमिनियन स्टेटस आए, आई अज्यूम जितनी क्लासेस हमारी हुई हैं बार बार हमने ये पढ़ा है कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशंस ये किसके अंडर आने वाले हैं, जो ब्रिटिशर्स होंगे। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे चॉइस है वैसे भी कि डोमिनियन में रहना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, तो हमने चूज़ किया था टू रिमेन इंडिपेंडेंट अलॉन्ग विद ग्रांटिंग फुल सॉवरेंटी टू बोथ नेशंस, और दोनों ही नेशंस को पूरी सॉवरेंटी दी जाएंगी। यहाँ पे दोनों नेशन कौन है, पाकिस्तान एंड इंडिया। सॉवरेंटी मतलब कोई भी इंटरनेशनल पावर्स इंटरफेयर नहीं करेंगी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नाउ सैलिएंट फीचर्स क्या क्या थे माउंटबेटन प्लान के, इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लो। तो ये जो डिसीजन था पार्टीशन का पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस का भी, दैट वुड बी डन बाय दियर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे एक जगह लिखा है पंजाब, एक तरफ लिखा हुआ है बंगाल, तो आपको पता होगा अब जो ये वाला पार्ट था ना बांग्लादेश का, ये लिबरेट हुआ था जाके 16 दिसंबर 1971। इंडिया ने ही हेल्प करी थी। जो कौन सा प्रोविंस था, दिस वाज ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, ये ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, और आज का जो पाकिस्तान है यहाँ पे वो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी कॉज करते हैं पाकिस्तानी पीपल अपने ही लोगों के साथ जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान वाले पार्ट में रह रहे थे। तो 1971 में बहुत सारे रिफ्यूजीज़ इंडिया की तरफ आ जाया करते थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम बांग्लादेश को लिबरेट करवा देंगे, यानी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान का उसको लिबरेट करवा देंगे। तो 1971 में वो फाइनली लिबरेट हुए थे और बांग्लादेश कंट्री फॉर्म हुई थी। तो ये सब चीज़ें हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, विधानसभा वगैरह होगी, वो भी अपनी अपनी होगी, और कैसे बनेंगी, तो वोटिंग के ज़रिए बनेंगी। वोटिंग भी कौन सा प्रोसीजर रहेगा, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब रहेगा कि ना तो एज तो देखी जाएगी 18 साल रखी गई, पहले 21 साल हुआ करती थी। फिर हमारे इंडिया के अंदर तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके तहत जो एज थी वो 21 से कर दी गई थी 18 साल की। जो वोटिंग एज है वो 18 साल की रहेगी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है ना तो आपकी कास्ट देखी जाएगी, ना तो जेंडर देखा जाएगा, रिलीजन नहीं देखा जाएगा, आप सभी अलाउड हो फॉर द वोट। ये जो प्लान था इन्होंने एक रेफरेंडम प्रोवाइड कर दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट थी जो बंगाल वाली साइड, ईस्टर्न वाली साइड, टू डिसाइड वेदर दे विल ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। दोनों को ऑप्शन दे दी कि आपको पाकिस्तान जाना है या फिर इंडिया में रहना है, आपके पास ऑप्शन थी। तभी तो पार्ट 2 जब हम पॉलिटी का पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, वहाँ पर आप देखोगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कभी कोई पाकिस्तान जा रहा है, कभी पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, कई बार ये प्रोविज़न भी ऐड करने पड़ेगी जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे दोबारा से वापस इंडिया आना चाहते हैं। तो these problems were going on throughout these years, 1947 and 48 का जो ईयर था। देन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पावर का टू टेक प्लेस ऑन 15 अगस्त 1947। अब जो ट्रांसफर्स हैं पावर की वो कर दी गई 15 अगस्त 1947, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, पर पाकिस्तान भी क्या सेलिब्रेट करता है, इंडिपेंडेंस डे। और ये सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस को 14 अगस्त, एक दिन पहले कर लेते हैं। एक दिन पहले क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द टाइम जोन। एक घंटा नहीं, आधा घंटा पहले जो थी वहाँ पे 14 तारीख चल रही थी और इंडिया के अंदर अभी 11:30 ही हो रखे थे। तो दैट्स वाई वहाँ पे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। प्लान बाल्कन, डिकी बर्ड प्लान भी जिसे बोलते हैं। अब पंजाब एंड बंगाल इनको
ऑप्शन दे दी गई थी टू वोट फॉर पार्टीशन ऑफ दियर प्रोविंस। कौन से प्रोविंस में वो जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिया के अंदर जाना चाहते हैं। तो पंजाब, एक सेक्शन आपने सुना होगा कि पंजाब का पार्ट पाकिस्तान के अंदर भी है, तो पाकिस्तान यहाँ पे हमारा पंजाब आ जाएगा, तो इनको ऑप्शन दे रखी है। यहाँ पे हमारा बंगाल वाला पोर्शन आ जाएगा, तो इनको भी ऑप्शन दे रखी है वेदर यू वांट टू लिव इन इंडिया या फिर आप अपने जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इस तरफ वेस्टर्न पाकिस्तान बन रहा है, इस तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान बन रहा है, तो इनको चॉइस दे दी गई थी। 3 चॉइसेस दी गई। क्या क्या दी गई? या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। मतलब जो प्रोविंस होगा उसको सेपरेट पावर दे दी जाएगी। इससे बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। क्या? अब जैसे पार्टीशन हो गया ना पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को अभी काउंट नहीं करेंगे, ये तो गया। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, बहुत सारे प्रोविंसेस बन रखे थे, अराउंड 552 प्रोविंसेस बन रखे थे, छोटे छोटे जगहों पे, सभी जगह पे राजा लोग बैठे हुए हैं। सोचो आज तो आप कितनी स्टेट्स पढ़ते हो, 28 स्टेट्स पढ़ते हो, पर उस टाइम पे 552 एक तरह की स्टेट्स थी, प्रोविंसेस जिनको हम वर्ड यूज़ किया करते थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपने इन सभी प्रोविंसेस को स्टेट में कन्वर्ट करना है। पर हुआ क्या, जैसे कि 3 ऑप्शंस के हिसाब से, या तो आप पाकिस्तान जा सकते थे, या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते थे, या फिर इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे। 3 लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। एक तो निज़ाम था हैदराबाद का, एक जूनागढ़ का राजा था, और ऊपर कश्मीर वाला पार्ट। इन्होंने बोला, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान में रहना है या तो इंडिपेंडेंट रहना है। तो दोनों ही चॉइसेस कहीं ना कहीं इंडिया के ऑटोनॉमी के अगेंस्ट आ रही हैं। बिकॉज अगर पाकिस्तान भेजते हैं तो कहाँ ये इधर जाया करेंगे, कहाँ ये ऊपर को जाया करेंगे, तो बीच में तो इंडियन टेरिटरीज आया करेंगी। तो बाद में ऑपरेशन पोलो यहाँ पे हम चलाएंगे, आप देखोगे पॉलिटी के अंदर, या फिर इसमें आएगा तो इसमें कवर कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो जूनागढ़ के राजा थे आपके गुजरात वाले पोर्शन में, ये बोल रहे हैं मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना है। जबकि जो राजा है वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट रहना है या तो पाकिस्तान की तरफ जाना है। पर वहीं पे जब यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, रेफरेंडम करवाने पे वोटिंग करवाई गई लोगों से कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, तो 90% पॉपुलेशन ऐसी थी, उन्होंने बोला हम इंडिया में रहेंगे। तो इस तहत जूनागढ़ को भी इंडिया में ऐड किया गया। फिर कश्मीर का एरिया, कश्मीर में जो राजा था वो तो इंडियन था, जनता ज़्यादा मुस्लिम थी, ये बोल रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट रहना है। वहाँ पाकिस्तान से बहुत सारे इन्वेजन्स हो रहे हैं टुवर्ड कश्मीर वाला एरिया, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करवाया गया अगेन। मतलब जो राजा थे, जब उन्होंने देखा कि कंडीशन बहुत ही बुरी होती जा रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनको बोलते हैं आप आओ, एक पर्चे पे लिख के दो कि जो ये कश्मीर का हिस्सा है दैट कम्स अंडर इंडिया। फिर ये फाइनली कॉन्फ्लिक्ट तो चलता गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलता गया? क्योंकि नेहरू जी पहुँच जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, और फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलती है यूनाइटेड नेशन के पास, और वहाँ पे केस को दर्ज कर देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसी वजह से ये केस आज तक लटका हुआ है और कश्मीर पूरी तरह से ऑटोनॉमिक वे से इंडिया का पार्ट नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें हुई इतिहास की। अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। ये जो टर्म है बाल्कनाइजेशन, ये फ्रेगमेंटेड प्रोविंसेस के लिए बात करी गई थी। फ्रेगमेंटेड मतलब सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस और सब अलग हैं, यूनिटी नहीं है अभी इन सब के अंदर, ठीक है। पूरी की जो हमारी कंट्री है उसमें छोटे छोटे प्रोविंसेस बन रखे हैं। अब जैसे एक और जो टेरिटरी वाइज देखोगे तो बीच में पहाड़ियाँ वगैरह आ जा रही हैं, तो एक दूसरे से हैं भी दूर दूर लोकेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे बाल्कन स्टेट्स हैं यूरोप की, तो यूरोप में भी ये बन रखी थी, ना सिर्फ इंडिया का ही कॉन्टेक्स्ट था। अब जैसे सिलहेट है, सिलहेट कहाँ पे मिलेगा आपको? बंगाल वाले क्षेत्र में, वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे, जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान का, 1971 में जाके लिबरेट होगा अभी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, यहाँ पे जो फॉलोअर थे खान अब्दुल गफर खान के, उन्होंने बाइकआउट कर दिया रेफरेंडम को। रेफरेंडम मतलब जो वोटिंग का प्रोविज़न यहाँ पे लाया गया था कि लोग वोट करेंगे और जो उनकी चॉइस रहेगी वेदर दे वांट टू गो इन इंडिया और इन पाकिस्तान। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्होंने ऑप्ट कर लिया फिर पाकिस्तान को, क्योंकि जो पाकिस्तान था ये बना ही कम्युनल बेसिस के ऊपर था, रिलीजन के बेसिस पे था, तो पाकिस्तान के अंदर ये ऐड ऑन हो जाते हैं। अब माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को आ रखा है, क्या रिएक्शंस हुए, लोगों ने क्या रिएक्ट किया, इंडियन ने क्या रिएक्ट करा? तो प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो एक्सेप्ट कर लिया था और पास कर दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 5 ऑफ 1947। तो मतलब पास भी कर दिया गया ये। ऑलमोस्ट जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया टू ज्वाइन इंडिया।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन में भी क्या होता है, जितने भी बाकी के प्रोविंसेस थे उन्होंने एक पर्चे पे, जैसे कश्मीर का बताया ना मैंने आपको, एक पर्चे पे लिखना पड़ता है कि हम अपनी टेरिटरी जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको सौंपते हैं। तो उसी तरह से बाकी जो प्रोविंसेस थे उनको भी हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन के ही ज़रिए अलाउ करा था। 3 प्रिंसली स्टेट्स आगे जी, वो जूनागढ़ थी एक, हैदराबाद थी एक, कश्मीर थी। अब ये जो थे दे चूज़ टू बी ऑटोनमस, ठीक है, और ख़ुद को बोलते हैं कि हमें तो रहना है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट रहना है, इससे एक नई प्रॉब्लम आने वाली थी जो मैंने आपको समझाई। ये देखो मैं एक बार फिर से आपको स्टोरी समझाती हूँ। ये जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको ध्यान से समझना अब, क्योंकि ये आपका बेस बनाने वाला है। ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। हुआ क्या, एक आ जाएगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे है जूनागढ़, गुजरात वाले क्षेत्र में। एक आ रहा है यहाँ पे हैदराबाद वाला, निज़ाम था वहाँ पे बैठा हुआ, इसके पास खूब गोल्ड था, आर्मी थी अपनी, तो ये सब आ जाएंगे यहाँ पे। और एक ऊपर था कश्मीर वाला पोर्शन। बाकी जो 552 में से 549 प्रोविंसेस थे वो इजीली हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन से ऐड कर लिए थे। यानी कि एक पर्चा लाया, पर्चे के ऊपर इनसे लिखवाया कि हम यूनियन ऑफ इंडिया को अपनी टेरिटरी सौंपते हैं, इन्होंने लिख दिया, सिग्नेचर भी कर दिए। पर जो ये जूनागढ़ था, कश्मीर का हिस्सा था, इन सब ने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। कैसे कैसे करी वो हम देख लेते हैं। जूनागढ़ को हमने ऐड किया विद रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है कि अगर आपको राजा बोल रहा है इंडिपेंडेंट रहना है तो जनता कहाँ पे जाना चाहती है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड 90% ने वोट डाला कि हम कहाँ पे रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। तो इस तहत जूनागढ़ को हमने ऐड किया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अब राजा तो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, ऑटोनमस रहूँ, पर जनता कहाँ पे रहना चाहती है, तो जनता भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती थी। पर ये तो यहाँ पे एक सेपरेट सा एरिया बन जाता तो प्रॉब्लम होती है अपने इंडिया के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, एक ऑपरेशन पोलो कंडक्ट करवाया गया, जिसके तहत जो आर्मी थी वो पुलिस की यूनिफॉर्म में आती है और जो हैदराबाद है ये भी ऐड हो जाता है इंडिया के अंदर। वैसे एक टॉप पे था कश्मीर, राजा तो यहाँ पे हिंदू है, बाकी जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, मुस्लिम हैं। पहले तो इन्होंने बोला नहीं हमें इंडिपेंडेंट रहना है, नहीं मानी इन्होंने बात। बाद में पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं कश्मीर एरिया में, तो फिर हमें भी यहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ जाती है। फिर आते हैं भागते हुए जो राजा हरी थे फ्रॉम द कश्मीर, वो आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कि मुझे भी किसका पार्ट बनना है, इंडिया का ही पार्ट बनना है। फाइनली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन के तहत जो कश्मीर था दैट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी स्टोरीज़ यहाँ पे हुई, ठीक है। अब देखेंगे हम ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है, रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज़ ग्रोइंग। और हिंदू कम्युनलिज्म भी ग्रो कर रहा है एक तरफ से। और 2 नेशन की थ्योरी आ चुकी है, यानी कि पार्टीशन की बात हो रही है। ये जो टर्म कम्युनलिज्म होता है, ये एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है पर्टिकुलर चीज़ में वो बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर रिलीजन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक ही बन जाती है। और जो सीड था कम्युनलिज्म का, वो इंडिया के अंदर जब मॉडर्न पॉलिटिक्स इमर्ज हुई थी तभी ये बो दिया गया था। उसी टाइम से जो था मुस्लिम्स को देखने को मिला कि हिंदूज़ की कहीं ना कहीं डोमिनेंस ज़्यादा आ रही है आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर। पर जो आईएनसी बन रखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रखा था, ये खुद को लिबरल हमेशा रिप्रेजेंट कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम, पर दे वर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि उनको लगा कि हम अगर इंडिया में रहे तो हम एज अ माइनॉरिटी ही रह जाएंगे। अब आते हैं राइज ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म के ऊपर। कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया
और खुद को इन्होंने बोला कि जो INC है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी, यानी कि वहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो मेजॉरिटी में हिंदू लोग मिलेंगे। इसी वजह से जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसको फाउंड करा गया 30 दिसंबर 1906। थोड़े से पास्ट में हम चले गए, ढाका वाले क्षेत्र में किसने किया था, तो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे आगा खान के साथ। आगा खान यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसके मेंबर थे। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुस्लिम लीग के, तो एक तो पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट को जो मुस्लिम कम्युनिटी के हित में थे उनको और ज़्यादा प्रमोट करना। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी भी शो करी थी टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इनको एक उम्मीद थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं पार्टीशन हमारा करवा ही देंगे फ्रॉम द इंडिया। और पर हाँ, इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट रहा करते थे, ये भी नहीं चाहते थे कि कॉलोनी ब्रिटिशर्स की बने यहाँ पे, और डिमांड करती थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। अब जब बनी थी तब तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी, और उसके बाद तो इन्होंने बोला कि हमें भी पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए, यानी कि वी वांट पार्टीशन। और जब बंगाल का पार्टीशन किया था ब्रिटिशर्स ने तो उसको सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि इनको पता था अगले टाइम पे हमारी ही ये कंट्री बनने वाली है। टू इंश्योर दैट मुस्लिम डू नॉट डेवलप डिसकंटेंट एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड द ब्रिटिशर्स। चलो ये तो यहाँ पे लॉयल्टी वाला वर्ड जो स्टेटमेंट था उसी के बारे में बताया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं इनके नाम पे, काफ़ी रैशनलिस्ट थे, काफ़ी लॉजिकल तरीके से चलते थे, सेक्युलर थे, यानी कि जितने भी रिलीजन हैं उनको एक तरह से अनबाइस तरीके से देखते थे। कोई इनका ये नहीं था सेक्युलर वर्ड के तहत कि एक ही रिलीजन की तरफ रुझाव मिलेगा, नो, काफ़ी ओपन माइंडेड थे, ये सेक्युलर थे। सेक्युलर आप अभी देखोगे प्रीएम्बल में एडिड नहीं था जब 1947 में बनता है, ये बना था बाय एडिशन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंदिरा गांधी जी की सरकार है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे इसके अंदर। इन्होंने जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था अल हिलाल करके। अल हिलाल जो था दिस वाज द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1912 में ये स्टार्ट हुआ था और अपने नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के आइडियाज़ इस अल हिलाल नाम के न्यूज़पेपर से ही इन्होंने शुरू किए थे। फिर आती है अहरर मूवमेंट। अहरर मूवमेंट जो थी, अहरर मूवमेंट इन 1910 स्टार्ट हो जाती है। मुस्लिम मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये शुरू की थी। हिंदू कम्युनलिज्म का भी राइज हो रहा है। 1890s में एंटी काउ स्लॉटर मिशन चला था। हिंदू कम्युनलिस्ट, क्योंकि गाय जो है वो हिंदू धर्म के अंदर जो है पूजनीय माना जाती है, और उस टाइम पे आपने याद करो कि वेपन वगैरह जो थे उसमें कहीं ना कहीं ये बात फैली थी कि जो काउ है उसका मीट यूज़ किया जा रहा है। तो हिंदू कम्युनलिज्म की भी यहाँ पे राइज होती है। और इसी के साथ पंजाब हिंदू सभा फॉर्म हो जाती है 1909 में। किसने की थी, तो UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी सिमिलर ग्राउंड्स पे क्लाउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट। बहुत सारे रीजनल हिंदू सभा यूनाइट हो गए थे और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना देते। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारी हिंदू सभाएं होंगी और नाम क्या होगा, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये नाम है, और इसके अंडर बहुत सारी हिंदू सभाएं होंगी। जो फर्स्ट ऑल इंडिया हिंदू महासभा कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हरिद्वार में करी गई थी 1915 में। जो फाउंडर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के वो थे विनायक दामोदर सावरकर और मदन मोहन मालवीय। शुद्धि मूवमेंट आती है, किसने स्टार्ट की थी, तो आर्य समाज ने ही स्टार्ट करी थी बाय स्वामी श्रद्धानंदा 1920 में, और ये रिकन्वर्जन थी ऑफ द कन्वर्टेड हिंदूज। उसके बाद टू नेशन थ्योरी आती है। टू नेशन थ्योरी को देखेंगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।